Dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट। हम लोग देखेंगे कि जो एक्शन रिसर्च का रिसर्च रिपोर्ट होता है उसका लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। पहले तो रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन होता क्या है और उसके बाद शोध प्रतिवेदन का प्रारूप या फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट ऑफ एक्शन रिसर्च एंड फॉर्मेट ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट। आज हम लोग देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का शोध प्रतिवेदन क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है, उसको जो लिखने का प्रारूप होता है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन क्या होता है। रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर लेता है तो रिसर्च करने के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स होती है, उसको फाइंडिंग्स को, उसके प्रोसेस को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके फाइंडिंग्स, उसके कंक्लूजन से उन सभी को जो है एक रिपोर्ट के रूप में वह प्रस्तुत करता है। तो जो रिपोर्ट के रूप में वह प्रस्तुत करता है उसी को हम रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन कहते हैं। तो यदि हम कहें कि शोध प्रतिवेदन होता क्या है तो हम कह सकते हैं कि शोध प्रतिवेदन जो है वो शोध की विषय वस्तु का स्पष्ट सहज शैली में समझ में आने वाला एक प्रस्तुतिकरण है। अ रिसर्च रिपोर्ट इज ए क्लियर, इजिली अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसर्च। अर्थात जो रिसर्च रिपोर्ट है या शोध प्रतिवेदन है वह एक ऐसा प्रस्तुतिकरण रिसर्चर के द्वारा या शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है जिसको कि हर व्यक्ति समझ सके, जिसका विषय वस्तु स्पष्ट होता है, जो उसकी शैली होती है वो सहज होती है, जिससे उसको हर व्यक्ति समझ सके जो उस फील्ड का है, उस एरिया का है। तो इन दिस वे अ रिसर्च रिपोर्ट इज क्लियर, इजिली अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द रिसर्च। शोध प्रतिवेदन शोध की विषय वस्तु का स्पष्ट सहज शैली में समझ में आने वाला एक प्रस्तुतिकरण होता है। अब जो शोध प्रतिवेदन लिखा जाता है वो कब लिखते हैं? जब हमारा रिसर्च का कार्य जो है या शोध का कार्य लगभग पूरा हो जाता है। तो शोध प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पद होता है। ध्यान दीजिए, जो शोध प्रतिवेदन रिसर्च रिपोर्ट लिखने का काम होता है वो सबसे लास्ट में करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है। रिसर्च रिपोर्ट इज द लास्ट बट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एनी रिसर्च वर्क, क्योंकि जो कुछ भी हम कार्य किए होते हैं उन सभी कार्यों को हम इसी रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन के द्वारा लोगों के समक्ष रखते हैं कि हमने क्या कार्य किया है, कैसे किया है और उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या परिणाम आए हैं। तो सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरांत अनुसंधानकर्ता ऐसे स्तर पर पहुंचता है जिसके पश्चात अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अर्थात जब रिसर्चर को लगता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हमारे हाइपोथेसिस थी, अर्थात उद्देश्य और परिकल्पनाएं थी, लगभग उसको हम पूरा कर चुके हैं और अब इसके आगे अध्ययन को बढ़ाने का कोई अर्थ नहीं होता है, तब वो रिसर्चर क्या करता है? रिसर्च रिपोर्ट लिखना शुरू करता है, रिसर्च रिपोर्ट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द प्रोसेसेस द रिसर्चर रीचेस सच अ लेवल आफ्टर विच देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द प्रोसेस ऑफ स्टडी। अर्थात सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेने के उपरांत अनुसंधानकर्ता जब ऐसे स्तर पर पहुंचता है जिसके पश्चात अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता, तो क्या करता है? रिसर्च रिपोर्ट लिखता है। इस स्तर पर विषय वस्तु का पूर्ण विकास हो जाता है तथा सभी उपयोगी बातें प्रकट हो जाती हैं। अर्थात जो भी उसका कंटेंट होता है, जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है, सब कुछ आ जाता है। जो भी उसका उद्देश्य होता है उस उद्देश्यों की पूर्ति हो चुकी होती है।
उसके बाद ही वह रिसर्चर जो है रिसर्च रिपोर्ट लिखने का कार्य करता है। एट दिस स्टेज द सब्जेक्ट मैटर इज फुल्ली डेवलप्ड एंड ऑल यूजफुल थिंग्स बिकम विजिबल। इस स्तर पर अनुसंधान के परिणामों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एट दिस स्टेज द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट या इन फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट। अर्थात जब सब सारे ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, जब रिसर्चर को लगता है कि नहीं अब हमारा रिसर्च कंप्लीट हो चुका है, इसके आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं, तब वो रिसर्च रिपोर्ट लिखता है। अब एक डिफिनेशन भी है गुड्डे व हार्ट जी का। उन्होंने कहा गुड्डे व हार्ट के अनुसार प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान का एक अंतिम सोपान है। क्या है? लास्ट स्टेप है, अंतिम सोपान है। तथा इसका उद्देश्य जो होता है वो क्या है? एक तो अंतिम सोपान, दूसरा इसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों तक अध्ययन के परिणामों को पर्याप्त विस्तार के साथ और इस प्रकार व्यवस्थित रूप से पहुंचाना है जो प्रत्येक पाठक के तथ्यों को ग्रहण करने में और साथ ही साथ स्वयं के लिए निष्कर्षों के औचित्य को निर्धारित करने में समर्थ बनाए रखते हैं। अर्थात गुड्डे एंड हार्ट के अनुसार जो रिसर्च रिपोर्ट होता है वह रिसर्च वर्क या शोध कार्य का अंतिम स्टेप, अंतिम सोपान होता है और इसका उद्देश्य होता है कि हम इस तरह से इसको प्रेजेंट करें, इतना सिस्टमैटिक तरीके से इसको प्रेजेंट करें कि जो भी इसको पढ़े उसको इसके तथ्यों को आसानी से समझ में आ जाए और साथ साथ जो भी इसके रिजल्ट्स आए हैं, निष्कर्ष आए हैं, उसको भी हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएं। तो अकॉर्डिंग टू गुड्डे एंड हार्ट, द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट इज द फाइनल स्टेज ऑफ रिसर्च एंड इट्स पर्पज इज टू कन्वे टू द इंटरेस्टेड पर्सन्स the whole result of the study in sufficient details and so arranged as to enable each reader to comprehend the data and to determine for himself the validity of the conclusions। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे, we will now discuss about the format of action research report, अर्थात क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान का जो रिपोर्ट लिखेंगे, प्रतिवेदन लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसमें जो मेजर हेडिंग्स होती हैं वे क्या क्या होती हैं। सबसे पहले द फर्स्ट टाइटल ऑफ द एक्शन रिसर्च प्लान या क्रियात्मक शोध योजना का शीर्षक। जो भी आपका टाइटल होता है या जो भी आपका शीर्षक होता है, जो भी आप एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसको सबसे पहले लिखा जाता है। टाइटल लिखने के बाद अनुसंधानकर्ता अपना नाम लिखता है, नेम ऑफ द रिसर्चर लिखता है। देन बैकग्राउंड ऑफ द प्लान या योजना की पृष्ठभूमि लिखी जाती है। योजना की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द प्लान, अर्थात जो भी आपने प्लान लिया है या जो भी आपने समस्या ली है उस समस्या को लेने का क्या कारण है, कैसे आपने उसका चयन किया, या जो भी आप जिस भी समस्या पे आप एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या आपने फेस किया, आपके जो दैनिक कार्य थे उस दैनिक कार्यों में कहाँ पे समस्या आई, कैसे आपको लगा कि इस टॉपिक पे हमको रिसर्च करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बैकग्राउंड ऑफ द प्लान में लिखते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रपोज्ड अंडर द प्लान, योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य। अब जो हमने योजना ले लिया है, जो हमने प्रॉब्लम्स ले लिया, उस प्रॉब्लम्स के क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य, उन उद्देश्यों को लिखते हैं और साथ ही साथ हम यह भी दिखाते हैं कि जो जिस भी हम टॉपिक पे या जिस भी हम शीर्षक पे या जिस भी समस्या पे हम कार्य करने जा रहे हैं उसका हमारे विद्यालय के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो विद्यालय के लिए योजना का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लान फॉर द स्कूल, इसके बारे में भी हम लिखते हैं। अब उसके बारे में इतना सब कुछ लिख लेने के बाद फिर हम आते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है या जो हमारा समस्या है। प्रॉब्लम या समस्या के बारे में हम बहुत डिटेल्स में लिखते हैं, इसमें अलग अलग हेडिंग्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स होंगे। द फर्स्ट वन जो होगा, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम या समस्या का क्षेत्र, अर्थात जो भी हमने समस्या लिया है वो समस्या कहाँ से संबंधित है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, किससे संबंधित है, इन सब के बारे में हम लिखते हैं। समस्या के क्षेत्र में, स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम में हमने क्या अनुभव किया, ये जो हमने प्रॉब्लम ली है वो किससे किससे रिलेटेड है, इन सब के बारे में हम लिखते हैं। और उस प्रॉब्लम का समाधान या समस्या का समाधान हो जाने के बाद क्या इंपॉर्टेंस होगी ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम समस्या का विशिष्टीकरण करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम या समस्या का विशिष्टीकरण लिखा जाता है। इसमें हम यह लिखते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है या जो हमारी समस्या है वो विशेष रूप से किसको लेकर के है, या किस क्लास के लिए है, या किस विषय के लिए है, या किस विद्यालय के लिए है, इसके बारे में हम लिखते हैं। किस प्रकार के बच्चों के लिए, जो हम अर्थात अपने समस्या को हम स्पेसिफाई करते हैं। और उसके बाद जब स्पेसिफाई कर लेते हैं तो उस समस्या को हम डिफाइन करते हैं, अर्थात समस्या का परिभाषीकरण या डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो होगा वो नेक्स्ट हेडिंग होगा। अर्थात समस्या को हम पूरी तरह से परिभाषित करेंगे कि जो हमने समस्या लिया है उस समस्या का मीनिंग
क्या है। और जब प्रॉब्लम को हम डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हमारी समस्या होती है उस समस्या को हम डीलिमिट करते हैं, सीमांकन करते हैं, समस्या का सीमांकन या डीलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, अर्थात जिस भी हम टॉपिक पे कार्य करने जा रहे हैं उसकी डीलिमिटेशन क्या है। डीलिमिटेशन अभिप्राय होता है कि हम उसका जो एरिया है क्या बांध रहे हैं, किन किन बच्चों पे करेंगे, किन बच्चों पे नहीं करेंगे, किस एरिया में करेंगे, किस क्लास के बच्चों को करेंगे, किस विद्यालय में करेंगे, किस क्षेत्र में करेंगे या किस फील्ड में करेंगे, किस विषय में करेंगे, ये सब जो है जो उसका सीमांकन हम बांधते हैं, जिससे कि हमारा कार्य जो है दिए गए समय में अच्छी तरह से हो जाए। तो डिलिमिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम में समस्या का सीमांकन नेक्स्ट होता है। उसके उपरांत एविडेंस ऑफ द प्रॉब्लम में समस्या के लिए साक्ष्य, समस्या के लिए साक्ष्य, समस्या के लिए क्या क्या एविडेंसेस हैं, जो भी एविडेंसेस आपको दिखाई देते हैं उन एविडेंसेस के बारे में भी आप लिखेंगे कि आपने समस्या को कैसे लिया, उसकी समस्या के क्या क्या साक्ष्य हैं। आफ्टर दैट एविडेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम लिख लेने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे दैट इज द एनालिसिस ऑफ कॉजेस एंड फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के कारण एवं तथ्यों का विश्लेषण। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो समस्या है, जो समस्या हम फेस कर रहे हैं, आखिर में उस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं या क्या क्या कारण हैं, और जो भी हमारे पास डेटा आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, उसके हम एनालिसिस करते हैं। और यही हमारा एक आधार होता है। जब हम समस्या के कारण को पहचान लेते हैं तो तभी हम समस्या को दूर भी कर सकते था। जब उन कारणों का या जो भी जिस कारण से समस्याएं आ रही हैं, जिन कॉजेस की वजह से समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, अगर उन कारण को हम दूर कर लेंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है समस्या के कारण एवं तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ कॉजेस एंड फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, इसको लिखते हैं। और लास्ट में जितना सब कुछ हम लोगों ने समस्या के बारे में या प्रॉब्लम्स के बारे में लिख दिया है, उसके अलावा भी कुछ विशेष बातें हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, अगर हमने ऊपर नहीं लिखा है तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब आती है जब हम अपने समस्या के कारणों को डिफाइन कर लिए कि क्या क्या कारण है, तो इन्हीं कारणों के आधार पर हम बनाते हैं हाइपोथेसिस या उपकल्पना। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। और उपकल्पनाएं क्या होती हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि जो संभावित जो भी समस्या है उस समस्या का जो भी संभावित समाधान हो सकता है वही किसी भी शोध कार्य का क्या होता है, परिकल्पना होता है या उपकल्पना होता है या हाइपोथेसिस होती है। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस या क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण। हम ये परिकल्पनाएं बनाएंगे, उपकल्पनाएं बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या हम कर देंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, जो भी कारण थे उन कारण के आधार पे हम परिकल्पना या उपकल्पना बनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसको हम कैसे लिखेंगे या कैसे कार्य करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस या क्रियात्मक उपकल्पनाओं की कार्यान्वयन पद्धति। तो क्रियात्मक उपकल्पनाएं जो भी हमने बनाई होंगी 1 2 3, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसको भी हमको रिपोर्ट में अपने लिखना होता है कि क्या क्या हमने किया। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन, क्रियाएं जो प्रारंभ करनी है। जो भी हम कार्य करेंगे उस समस्या को समाधान या उस हाइपोथेसिस के लिए उसको हम लिखेंगे एक हेडिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखेंगे विद या मेथड द वे दे विल बी कैरिड आउट, जिस प्रकार उन क्रियाओं को हमें संपादित किया जाएगा उसको हम लिखते हैं सेकंड में बी में। सी है रिसोर्स एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज, या उन क्रियाओं के कार्यान्वयन हेतु तो अपेक्षित साधन तथा समय, मीन्स कौन कौन से साधन की रिक्वायरमेंट्स होगी और साथ साथ कितना समय लगेगा, इसको भी हम पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं तो उसको भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट वन क्रियाओं को प्राथमिकता के अनुसार रखना, प्रायोरिटाइजिंग द एक्टिविटीज, मीन्स प्रायोरिटी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी क्रियाएं पहले करेंगे, कौन सी क्रियाएं हम बाद में करेंगे। तो क्रियाओं को प्राथमिकता के अनुसार रखते हैं या प्रायोरिटी के अनुसार हम जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है जब इतना कर लेते हैं, नेक्स्ट 9th पॉइंट एविडेंस रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस एंड इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन देम, क्रियात्मक परिकल्पनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित साक्ष्य तथा उनके आधार पर मूल्यांकन। अब जब हम क्रियात्मक परिकल्पनाओं का जो भी इसके ऊपर हमने चर्चा किया कि कौन कौन से हम एक्शन या कार्य करेंगे, तो जब कार्यान्वयन करते हैं, कार्यान्वयन करने के बाद जो भी एविडेंसेस आते हैं, जो भी साक्ष्य आती हैं, उसके आधार पर या जो भी डेटा आते हैं उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं।
मूल्यांकन जब हम कर लेते हैं, जो भी हमारे पास डेटा आते हैं उस डेटा के आधार पर मूल्यांकन करने के उपरांत ही हम जो भी हमारी हाइपोथेसिस होती हैं या परिकल्पनाएं होती हैं, उपकल्पनाएं होती हैं, उसको हम या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं। अर्थात जो भी हमने संभावित समाधान ढूंढा था, जो भी परिकल्पनाएं बनाई थी, उसको बारी बारी से हम चेक करते हैं और चेक करने के बाद अर्थात जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसके एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो हमारी परिकल्पना जो थी वो सही थी, अर्थात क्या उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ अर्थात निरस्त हुआ। तो क्रियात्मक परिकल्पनाओं को स्वीकार या निरस्त किया जाता है, या एक्शन हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो अगली हेडिंग के अंतर्गत हम यह निर्धारित करते हैं कि क्या हमारी जो हाइपोथेसिस जो हमने बनाई थी वो एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, और इसके आधार पर हम 1 2 3 4 हाइपोथेसिस बना सकते हैं। तो बारी बारी से सभी को हम चेक करेंगे और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, और इतना जब हम कर लेते हैं तो हम लिखते हैं नेक्स्ट हेडिंग होती है दैट इज द कंक्लूजन या निष्कर्ष या रिजल्ट्स। जो भी रिजल्ट्स आए हैं, परिणाम आए, उन परिणामों के आधार पे हम निष्कर्ष या कंक्लूजन लिखते हैं कि जो हमने एक्शन रिसर्च किया उस एक्शन रिसर्च का क्या कंक्लूजन आया। और इस कंक्लूजन या निष्कर्ष में लिखते हैं कि जो भी हमने परिकल्पनाएं बनाई थी उन परिकल्पनाओं का जो हमने क्रियान्वयन किया और जो भी हमारी एनालिसिस के बाद जो परिणाम रिजल्ट आए, जिन जिन हम एक्शन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किए उसके आधार पर हम लिखते हैं कि अगर अमुक यह कार्य हो जाए तो इससे जो है इसमें सुधार हो सकता है या सुधार होता है। तो हम यहाँ पे सुधार भी देखते हैं क्योंकि उस कार्य को हम करते हैं एक्शन हाइपोथेसिस में, उसके आधार पर हम कहते हैं कि ये कार्य करने से इस समस्या का समाधान हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है, कंक्लूजन से निष्कर्ष। और उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्लान, योजना का वित्तीय पहलू, योजना को या उस एक्शन रिसर्च को करने में जो भी खर्च आता है या जो उसका फाइनेंस होता है या वित्तीय पहलू होता है, उसके बारे में हम डिटेल में लिखते हैं कि कितना खर्च इस पे आया। और नेक्स्ट होता है लास्ट में जो क्रियात्मक अनुसंधान करता होता है उसका जो अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे वो स्पेशल कमेंट्स भी कर सकता है। तो क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी या कमेंट ऑफ द एक्शन रिसर्चर लास्ट हेडिंग होती है, जिसके अंतर्गत जो भी अनुसंधानकर्ता अनुभव करता है या एक्शन रिसर्च में जो जो विशेष पॉइंट्स है उसके बारे में वह लिख सकता है। तो कमेंट ऑफ एक्शन रिसर्चर या क्रियात्मक अनुसंधान की टिप्पणी लास्ट में होती है। और इसके उपरांत जब सबसे लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो रिपोर्ट के लास्ट में होता है रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो संदर्भ ग्रंथ सूची या रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत हम उन लेखों की, उन पुस्तकों की सूची देते हैं जिसका हमने संदर्भ लिया है, जिसको हमने पढ़ा है अपने एक्शन रिसर्च को करने के लिए। जो जो भी हम लेख पढ़े होते हैं उस लेख को लिखते हैं, जो जो भी हम किताबें कंसल्ट किए होते हैं सब कुछ हम बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस के अंतर्गत लिखते हैं। तो लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची, रेफरेंसेज या बिब्लियोग्राफी लिखी जाती है। तो ये पूरा फॉर्मेट था कि कैसे आप एक्शन रिसर्च का रिपोर्ट लिखेंगे, अर्थात कौन कौन से मेजर हेडिंग्स होंगे और उसमें क्या क्या आप लिखेंगे, इसके बारे में हमने चर्चा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया कि वास्तव में रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है, उसको हम कब लिखते हैं, और जब एक्शन रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें कौन कौन सी मेजर हेडिंग्स होंगे या कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होंगे। अब चलिए, जो भी हम लोगों ने क्लासेस ली उसके आधार पर कुछ प्रश्न आपके सामने आएंगे और उसका आंसर आपको देना होता है। तो मूल्यांकन अभ्यास कार्य के अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, रिसर्च रिपोर्ट इज विच स्टेप और स्टेज ऑफ रिसर्च वर्क। शोध प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का कौन सा पद या सोपान होता है। फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप होता है, लास्ट स्टेप होता है। तो आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा भी, अध्ययन भी किया कि रिसर्च रिपोर्ट हम कब बनाते हैं, पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, सबसे अंतिम में जब हमारा सारा काम हो जाता है तब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो आपका आंसर डी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लास्ट स्टेप होता है रिसर्च रिपोर्ट लिखना। तो शोध प्रतिवेदन किसी भी शोध कार्य का क्या है, अंतिम सोपान होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च रिपोर्ट इज, क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट, इच्छुक व्यक्तियों तक अध्ययन के परिणामों को पहुंचाना, डिसेमिनेटिंग स्टडी रिजल्ट्स टू इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स, अध्ययन के परिणामों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग द रिजल्ट्स ऑफ अ स्टडी इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म,
निष्कर्ष के औचित्य को निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फाइंडिंग्स इन ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पढ़ा कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिवेदन का जो उद्देश्य होता है इच्छुक व्यक्तियों तक अध्ययन के परिणाम को पहुंचाना भी है, अध्ययन के परिणामों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना भी है, निष्कर्षों को औचित्य को निर्धारित भी करना है। इस तरह से जो यहाँ पे डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, इट इज द राइट ऑप्शन। सो हियर द जो राइट ऑप्शन है क्या है, वो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है इन द एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान में ऑप्शंस आर ए, क्रियात्मक परिकल्पनाओं को स्वीकार किया जाता है, एक्शन हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड। बी है, क्रियात्मक परिकल्पनाओं को निरस्त किया जाता है, एक्शन हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। सी है, क्रियात्मक परिकल्पनाओं को स्वीकार या निरस्त किया जाता है, एक्शन हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एंड डी है, नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी रिसर्चर होता है, जो भी हाइपोथेसिस बनाता है, उस हाइपोथेसिस को या वो एक्सेप्ट करता है या वह रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं को स्वीकार या निरस्त किया जाता है, एक्शन हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यही राइट ऑप्शन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन जो सही है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक परिकल्पनाओं को स्वीकार या निरस्त किया जाता है। इन द एक्शन रिसर्च, एक्शन हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत देखा कि रिसर्च रिपोर्ट होता क्या है, रिसर्च रिपोर्ट लिखते क्यों हैं, कब लिखते हैं, और रिसर्च रिपोर्ट या एक्शन रिसर्च रिपोर्ट जब लिखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के जो शोध परिवर्तन लिखेंगे, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका प्रारूप क्या होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।